हेलो। देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बातें ध्यान रखना है आप लोग को। आप कहाँ कोचिंग करने जा रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहे हमारे चंद्रहासिनी अकेडमी में आओ, चाहे पटेल में जाओ, चाहे चंद्रा में जाओ, चाहे आप लोग कोई विजय पथ में जाओ, तैयारी का लेवल होना चाहिए। स्टार्टिंग जीरो लेवल से हाई लेवल तक आप लोग का जो सिलेबस हो कंप्लीट होना चाहिए। पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई इंसान आप लोग का अलग पढ़ाएगा, दूसरा कोई अलग पढ़ाएगा, तीसरा अलग पढ़ाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग उसको कैसे इंप्रूवमेंट करोगे, आप लोग कैसे उसको अचीव करोगे, आप लोग कैसे उसको डील करके कैसे समझोगे। सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर कवर कराएंगे। आप लोग बस एक बार अपने आप को समर्पित करो, सिलेक्शन दिलाने का काम टोटल हमारा रहेगा। ठीक है, चलो। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे भारत के भूगोल। ठीक है, देखो आप लोग कोई सीजीपीएससी की तैयारी करो या व्यापम या आप लोगों का शिक्षक भर्ती, तैयारी लेवल 1 होना चाहिए। जो हमारा एग्जाम है वो क्रैक होना चाहिए। ठीक है, मैं सब एग्जाम को लेकर के चल रहा हूँ। अभी कंटिन्यू मेरा हफ्ता से 10 दिन क्लास थोड़ा लेवल हाई रहेगा। उसके बाद हम लोग सिलेबस अकॉर्डिंग आप लोग का उसमें ढाल देंगे, क्योंकि इस दुनिया में ना मेंस होता है, ना प्री होता है, ना व्यापम, ना आप लोग का शिक्षक भर्ती, सब लेवल तैयारी है। कभी भूगोल नहीं चेंज हो सकता, कभी साइंस चेंज नहीं हो सकता, कभी मैथ्स चेंज नहीं हो सकता। चेंज हो सकता है पढ़ाने का तरीका, चेंज हो सकता है आप लोग का सिलेबस। हमें सिलेबस कवर करना है। टाइम टेबल बना के अपने आप को यहाँ पर बिलासपुर आ गए हैं तो अपने आप को टाइम को बर्बाद नहीं करना है। पूरा हर एक समय अपने आप को पढ़ाई लिखाई में लगाना है। एक ही बार में पोस्ट लेना है, बार बार ये मौका नहीं आता। समय एक ही बार मिलता है इंसान को, बार बार नहीं मिलता। आप लोग एकदम धैर्य के साथ अपना विश्वास बनाकर रखना और कभी मन को भटकाना मत। किसी प्रकार का मन भटके तो एक बार बात जरूर कर लेना, समझ रहे हो। चलो आइए हम लोग बात करते हैं, हमारे सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम लोग भारत के भूगोल। देखिए, कल हम लोग कुछ पढ़े थे, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। भारत का भूगोल, हम लोग भारत के भूगोल में कल डिस्कस किए थे जी। ठीक, कल डिस्कस किए थे, क्या क्या डिस्कस किए थे, जैसे कि भूगोल क्या है। ठीक है, भूगोल क्या है, भूगोल के पिता कौन कौन है। ठीक है, साथ में इसका हम लोग क्या देखे थे जी, और हम लोग देखे थे स्थिति एवं विस्तार, है ना। हमारे भारत के नामकरण को देखे थे, नामकरण कैसे हुआ, और हमारे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, ये 4 टॉपिक के बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे इतना डिस्कस। अब इसमें हमें समझना है भूगोल क्या है, भूगोल के पिता कौन कौन बने, उनके भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, कौन कौन लोग ने भारत का नाम क्या पुकारा, और भारत की स्थिति एवं विस्तार। इतना कल हम लोग क्या किए थे, कंप्लीट किए थे। आइए 5 मिनट में इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे कि भूगोल क्या है। देखिए, जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे भूगोल क्या है। ठीक है, व्हाट इज जियोग्राफी, भूगोल क्या है। भूगोल क्या है, सरल शब्दों में देखो, भूगोल हमारा यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इनका इंग्लिश रूपांतरण जियोग्राफी होता है। क्या होता है, जियोग्राफी होता है। इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या होता है जी, जियोग्राफी होता है। ठीक है, जियोग्राफी होता है। और ये जियोग्राफी हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक बना है जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जियो प्लस ग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। और 2 शब्दों से मिलकर बना है, अगर इसका हम लोग अर्थ देखें तो जियो का तात्पर्य होता है आप लोगों का, हमारा देखा जाए तो पृथ्वी होता है। जियो का तात्पर्य क्या होता है जी, पृथ्वी होता है। और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन या बाहरी स्वरूप। ठीक है, बाहरी स्वरूपों का वर्णन होता है, वर्णन ये। ठीक है, अगर इसका अर्थ पूछे, भूगोल का अर्थ क्या है करके पूछे तो समझना भूगोल का तात्पर्य है, जो भूगोल का अर्थ है पृथ्वी के बाहरी स्वरूपों का वर्णन करना। पृथ्वी के बाहरी स्वरूपों का वर्णन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसका देखें, अगर हम लोग इसके परिभाषा के बारे में बात करें, ठीक है जी, ये तो हमारा ये क्या हो गया, उसका मीनिंग हो गया, अर्थ हो गया।
ठीक है, अर्थ होगा तो अर्थ हमेशा किसी का चेंज नहीं होता, हो सकता है तो परिभाषा चेंज हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बड़े बड़े विद्वान हो या हमारा देखा जाए तो लेखक हो, सब लोग अपने अपने अनुसार क्या देते हैं, परिभाषा देते हैं, लेकिन अर्थ सबका एक ही होता है। ठीक है, तो हम लोग भी अपने अनुसार दे सकते हैं, आप लोग भी अपने अनुसार दे सकते हो, है ना भाई। तो हम लोग अर्थ समझ गए। अर्थ के साथ अगर भूगोल की परिभाषा को देखें तो भूगोल की परिभाषा क्या हो जाएगा जी, देखो। ठीक है, भूगोल के परिभाषा के बारे में बात करें तो समझना, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है या भूगोल के अंतर्गत, देखो समझना, भूगोल एक हमारा ऐसा विज्ञान है या तो भूगोल के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत, ठीक है जी, पृथ्वी लिखा था, पृथ्वी, पृथ्वी व पृथ्वी के बाहरी आवरण, पृथ्वी के बाहरी आवरण या पृथ्वी के बाहरी स्वरूप, ठीक है, पृथ्वी व पृथ्वी के बाहरी स्वरूप, बाहरी स्वरूपों को क्या करना होता है जी, स्वरूपों का वर्णन करना, स्वरूपों का वर्णन करना, ठीक है, बाहरी स्वरूपों का वर्णन करना। तो हमारा पृथ्वी के बाहरी स्वरूप से मतलब क्या है, पृथ्वी के बाहरी स्वरूप का मतलब क्या है? आप लोग को लग रहा है कि हम पृथ्वी के अंदर में है क्या? हम पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में हम लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है आप लोग को, हमारा पृथ्वी के बाहरी स्वरूप का तात्पर्य है जल, वायु, मिट्टी, इसी को मृदा बोल लो, खनिज, वनस्पतियां, वनस्पतियां, साथ में हम बात करेंगे जीव जंतु। ठीक है जी, ये सभी हमारा क्या है, बाहरी स्वरूप है। तो भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी व पृथ्वी के बाहरी स्वरूप जल, वायु, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, जीव जंतु आदि के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, भूगोल कहलाता है जी, याद रखना है भूगोल। तो समझ आया भूगोल क्या है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, भूगोल कहलाता है। आप लोग का चाहे बात करें हम CGPSC में, या बात करें CG व्यापम में, या बात करें शिक्षक भर्ती में CG टेट या C-टेट के एग्जाम में पूछा गया था, C-टेट में आप लोग का भारत के भूगोल के पिता कौन है, ये 3 क्वेश्चन बनता है। भारत के भूगोल के पिता कौन है, भारत के भूगोल के आधुनिक पिता कौन है, भारत के व्यवस्थित भूगोल के पिता कौन है, तीनों को जानना है हमें, तीनों को समझना है हमें। ठीक है, तो भूगोल क्या कहलाता है, समझ में आ गया। पृथ्वी, पृथ्वी के बाहरी स्वरूप जल, वायु, प्रकृति, हमारा मनुष्य, जीव जंतु सबके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, अगर और इसका हम लोग और अर्थ समझना चाहें तो भू प्लस गोल, हमारा ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। भू का तात्पर्य फिर क्या हो जाएगा हमारा, पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है गोलाकार। हमारा पृथ्वी गोलाकार है, गोलाकार पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी फिर से जीव जंतु, खनिज, वनस्पति, वायु, जल के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। इतना क्लियर था। फिर अगर बात करेंगे हम लोग इसके पिता की, देखो हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के पिता कौन है। ठीक है, भूगोल के पिता। अब भूगोल के पिता अगर हम देखें तो इसको हम लोग अलग अलग बेस से, अलग अलग आधार से इसको हम लोग समझेंगे। क्लियर है, सबसे पहले भूगोल समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, भूगोल में कोई दिक्कत हो तो बताना, लेकिन एक बार में ही याद करते चलना और प्रॉपर नोट्स बनाना। हर हफ्ते में सैटरडे को आप लोग का मैं करंट अफेयर की क्लास लूंगा, साथ में कॉपी चेक करूंगा। कॉपी चेक नहीं, अगर कॉपी चेक नहीं करवाओगे तो कोई मतलब नहीं आप लोग को पढ़ने का, समझ रहे हो। कॉपी चेक करूंगा, प्रॉपर आप लोग नोट्स खरीद लेना और नोट्स को प्रॉपर बनाते चलो, और यही से शुरू करो। सब लोग भटके हुए हैं, प्रॉपर अमीन पटवारी शिक्षक भर्ती की तैयारी को न लेकर के आप लोग का इधर उधर सब भटक रहे हैं, समझ रहे हो। सब लोग का दिमाग अभी भटका हुआ है, कोई CG पुलिस में ध्यान है, कोई अलग से और किसी में ध्यान है, किसी का और इंजीनियरिंग वाला में है तो किसी का और SI में है, समझ रहे हो। सब अपना अपना लेवल लेके तैयारी करो। अमीन पटवारी हो तो अमीन पटवारी में लगे रहो, शिक्षक भर्ती हो शिक्षक भर्ती के सिलेबस में लगे रहो। केवल एक लो और एक ही बार में पोस्ट लो। जॉब लगना बड़ी बात नहीं होता है, बड़ी बात होता है सिलेबस को कंप्लीट करके कंटिन्यूटी बना के अनुशासन के साथ क्लास करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये प्रत्येक व्यक्ति के बस में नहीं होता, तैयारी करने वाले केवल 20 से 25% व्यक्ति ऐसे कर पाते हैं, और ये प्रॉपर ऐसे ही करने वाले लोग ही सिलेक्शन ले पाते हैं।
यहाँ पर 50 बच्चे बैठे लोग केवल 10-15 लोग ही सिलेक्शन क्यों लेते हैं? रीजन है उसका कंटिन्यूटी, बार बार सर जी को पूछना, बार बार अपने नोट्स को दिखाना, कहाँ पर मिस्टेक किया पूछना, कहाँ पर गलती हो रही उसको जांच कराना, क्या पढ़े क्या छोड़े उसको बार बार पूछना, यही सिलेक्शन का मेन राज होता है जी। ठीक है, तो आइए हम लोग ये बात करते हैं भूगोल के पिता के बारे में। तो भूगोल के पिता के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले देखो जी, सबसे पहले डायरेक्टली पूछा जाता है भूगोल के पिता। तो भूगोल के पिता याद रखना, भूगोल के पिता में सबसे पहले आप लोग को याद रखना है हिकेटियस। क्या याद रखना है जी? हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं, हिकेटियस। इसने सबसे पहले आप लोगों का जेस पेरियोड्स नामक क्या लिखा था? किताब लिखा था, रचना किया था। जेस पेरियोड्स, किताब का नाम याद रखना है, इसका किताब का नाम जेस पेरियोड्स। ठीक है, जेस पेरियोड्स। ठीक है, जेस पेरियोड्स, हिंदी में लिख लेना इसको, जेस पेरियोड्स, ये जेस पेरियोड्स। ठीक है, जेस पेरियोड्स नामक किताब लिखा था, जिसमें हमारा भारत के भूगोल में हमारे गोल पृथ्वी है, वह किसको मैं वायुमंडल नाम दूं, किसको मैं जीव जंतु नाम दूं, किसको वनस्पति नाम दूं, किसको मृदा नाम दूं, किसको मिट्टी नाम दूं, वो समझ में नहीं पा रहा था। ठीक है, समझ में पा ही नहीं रहा था, इसीलिए सीधा वो सबको बोल दिया जेस पेरियोड्स बोल दिया। ठीक है, जिसको उसने भूगोल के नाम दिया। ठीक है, इसीलिए भारत के अगर भूगोल के पिता कौन है करके पूछा जाएगा तो हिकेटियस याद रखना जी। ठीक है, याद रहेगा हिकेटियस, अब भूलना मत। ठीक है, हिकेटियस, हिकेटियस। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग, अगर बात करेंगे, देखो ये तो हमारा हो गया, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है व्यवस्थित भूगोल के पिता कौन है करके पूछा जाता है। तो याद रखना जी, व्यवस्थित भूगोल के पिता एग्जाम में पूछा जाता है, व्यवस्थित भूगोल के पिता। ठीक है, व्यवस्थित भूगोल के पिता किसे कहते हैं करके पूछा जाता है। तो एरिटोस्थनीज नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, एरिटोस्थनीज नामक वैज्ञानिक ने किसको जलवायु कही, जलवायु के नीचे में पाए जाने वाले मृदा अर्थात मिट्टी को क्या नाम दें, उसमें वायुमंडल में रहने वाले जीव जंतु को क्या नाम दे, सबको एक क्रम एक व्यवस्थित से जमा दिया। ठीक है, वायुमंडल, पृथ्वी, जल, हमारा मिट्टी, जीव जंतु, सबको अलग अलग व्यवस्थित रूप से जमा दिया, सभी के समूह को वायुमंडल में पाए जाने वाला, भूगोल में पाए जाने वाला करके भूगोल नाम दे दिया, व्यवस्थित क्रम में जमा दिया। इसीलिए व्यवस्थित भूगोल के पिता किसे कहते हैं करके पूछा जाएगा तो याद रखना जी, एरिटोस्थनीज याद रखना है, एरिटोस्थनीज याद रहेगा, ये एरिटोस्थनीज। इसने भी किताब लिखी थी क्या? कौन सा किताब लिखा था? एक शब्द दिया गया था जियोग्राफी का। ठीक है, जियोग्राफी का याद रखना। इसने भी जब व्यवस्थित आप लोग को जमा के सका, सभी को वायुमंडल, जल को, सबको पहले समझ लो फिर बाद में लिखना। ठीक है, पहले याद कर लो, फिर तो आप लोग को पीडीएफ डाल दूंगा मैं, टेंशन मत, एकदम प्रॉपर समझो बात को, लिखो मतलब बात को समझो और याद करो। ठीक है, एरिटोस्थनीज ने भी सभी को व्यवस्थित क्रम में दिया और व्यवस्थित क्रम में जमाने के बाद उसका एक नाम दे दिया जी, जियोग्राफिका। ठीक है, जियोग्राफिका नाम दे दिया गया। ठीक है, तो जियोग्राफिका नाम की रचना किसकी है और जियोग्राफिका नाम की किताब किसने लिखी है करके पूछा जाता है तो याद रखना एरिटोस्थनीज ने लिखा था। ठीक है, धीरे धीरे विकसित होता गया। ठीक है, हिकेटियस के द्वारा खोजा गया जेस पेरियोड्स किताब, फिर उसका हमारा एरिटोस्थनीज का जियोग्राफिका, सबको समावेशित करके धीरे धीरे व्यवस्थित करके समझ करके हमारा आप लोग का एक व्यक्ति हम्बोल्ट नामक व्यक्ति ने सबको फाइनली अच्छे से व्यवस्थित करके भूगोल का एक आधुनिक रूप से किताब जारी कर दिया, जिस इसीलिए आधुनिक भूगोल के पिता के नाम से किसे जाना जाता है करके एग्जाम में पूछा जाता है। उसका फुल नाम क्या है? ए.वी. हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, हम्बोल्ट याद रखना जी। ठीक है, याद रखना आधुनिक भूगोल के पिता, आधुनिक भूगोल के पिता, आधुनिक भूगोल के पिता किसको कहा जाता है करके पूछा जाएगा, तब याद रखना आप लोग क्या हो जाएगा जी,
ए भी हम्बोल्ट, याद रखना, हम्बोल्ट याद रहेगा, हम्बोल्ट। ये तीनों को एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे आप लोग का व्यापम से संबंधित हमारा हो, चाहे आप लोग का शिक्षक भर्ती से हो, या सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है और शिक्षक भर्ती का। ठीक है, यहां से याद रखना है आप लोग को, ये भूगोल है। ठीक है, अब हम लोग भूगोल को समझ गए। भूगोल का अलग अलग शाखा होता है, जैसे कि भौतिक भूगोल, जैसे कि आप लोग का देखा जाए आर्थिक भूगोल, जैसे कि देखा जाए तो मानव भूगोल, सामाजिक भूगोल, अलग अलग होता है। भौतिक भूगोल हमारा प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना भौतिक भूगोल कहलाता है। आर्थिक भूगोल हम उसमें मानव समाज के साथ साथ उसमें उद्योग खनिज, जिससे हमारा उद्योग कर सकें, है ना भाई, दाल जैसे कि खनिज उत्पादन, चावल, ये सब के बारे में हम आर्थिक के बारे में पढ़ते हैं, है ना भाई। तो अलग अलग उनका शाखा होता है, लेकिन हम लोग शाखा को ना पढ़ करके हम लोग डायरेक्टली हम लोग अब भारत के स्थिति एवं विस्तार के साथ साथ उसके नामकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा टॉपिक था आप लोग का भारत का नामकरण, याद रखना जी। ठीक है, भारत का नामकरण। अब देखो, कल मैं बताया था आप लोग को भारत का नामकरण, ठीक है ना, भारत का नामकरण बताया था मैं। देखो, ये हमारा भारत देश, ठीक है। अब भारत देश के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो कल मैं बता दिया था आप लोग को, यहाँ पर लगा हुआ है जी हमारा ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूरब, ये पश्चिम। क्लियर है। यहाँ पर आप लोग का कौन सा पर्वत मिलेगा जी? हिंद कुश पर्वत याद रखना। क्या याद रखना है? हिंद कुश पर्वत याद रखना। ठीक है, यहां पर आप लोग को मिलेगा उत्तर पश्चिम में हिंद कुश पर्वत। ठीक है, हिंद कुश पर्वत, हिंद कुश पर्वत याद रहेगा। हिंद कुश पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत? हिंद कुश पर्वत, भूलना नहीं है, पूछूंगा मैं अभी। हिंद कुश पर्वत, और यहां पर लगा हुआ है आप लोगों का हिमालय पर्वत। देखो, ये लगा हुआ है पूरा हिमालय पर्वत, ठीक है ना, ये हमारा हिमालय पर्वत, ये हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, अगर बात करें हम लोग हिमालय पर्वत, तो हमारा हिमालय पर्वत उत्तर और उत्तर पूर्व में। क्लियर है, ये हिमालय पर्वत लिख देता हूं मैं हिमालय करके, ये हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो, ये पश्चिम में आप लोग को मिल जाएगा हमारा अरब सागर। क्या मिल जाएगा जी? अरब सागर मिल जाएगा। ठीक है, ये है हमारा अरब सागर, अरब सागर। क्लियर है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर? भारत सागर। गुजरात के नीचे में खंभात की खाड़ी मिलेगा, खंभात की खाड़ी, खंभात नामक स्थान गुजरात में मिलेगा। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग, अगर बात करेंगे पूर्व में, पूर्व में यहां पर मिल जाएगा आप लोगों को बंगाल की खाड़ी, याद रखना है। ये है जी बंगाल की खाड़ी, याद रखना, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, समझ में आया। यहां पर दक्षिण में मिल जाएगा आप लोगों को कौन सा सागर? हिंद महासागर, याद रखना। ठीक है, यहां पर मिल जाएगा जी हिंद महासागर, हिंद महासागर याद रखना, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर याद रखना। अब ये पूछा जाता है हमारे भारत में, ठीक है, उत्तर पूर्व में कौन सा पर्वत? हिंद कुश पर्वत। उत्तर में हिमालय पर्वत। कौन सा सागर पूर्व में है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, पश्चिम में कौन सा सागर? अरब सागर। दक्षिण में कौन सा सागर? हिंद महासागर। याद रखना है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद कुश पर्वत और हिमालय पर्वत, ये पाकिस्तान के आधा हिस्से मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन अब हमें क्या समझना है? नामकरण जानना है। ठीक है जी, नामकरण। देखो, नामकरण जानने से पहले ऊपर में आप लोग को चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा?
चीन अर्थात चाइना, यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को चाइना मिल जाएगा जी। क्या मिल जाएगा? चाइना अर्थात चीन। ठीक है, यहाँ पर इधर आप लोग को मिल जाएगा पाकिस्तान। क्या मिल जाएगा? पाकिस्तान मिल जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान मिल जाएगा। पाकिस्तान के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा अफगानिस्तान। क्या मिल जाएगा? अफगानिस्तान। ठीक है, चाइना, यहाँ पर मिल जाएगा भूटान, नेपाल। क्या मिल जाएगा? नेपाल मिल जाएगा, नेपाल। यहाँ पर मिल जाएगा भूटान मिल जाएगा, भूटान। और यहाँ पर मिल जाएगा म्यांमार मिल जाएगा। ठीक है, म्यांमार मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मिल जाएगा बंगाल, यहाँ पर मिल जाएगा बंगाल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 बड़े देशों से अंतरराष्ट्रीय से सीमा से लगा है हमारा भारत देश। एग्जाम में पूछा जाता है हमारा भारत देश कितने अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा है? 7 अंतरराष्ट्रीय देश के सीमा से लगा है जी। याद रखना है 7 क्या क्या? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बंगाल 7। ठीक है, ये बंगाल के पूर्व और ये बंगाल के पश्चिम, इसलिए पश्चिम बंगाल हमारे भारत के अंदर का एक राज्य है, पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है ना भाई। ये हमें बाद में देखेंगे, जैसे कि हम लोग के बाद में क्या क्या पढ़ेंगे बता रहा हूं। पाकिस्तान और भारत के मध्य में खींचे जाने वाली रेखा रेड क्लिफ कहलाती है। ठीक है, अफगानिस्तान और भारत के मध्य में रेखा खींचे जाने वाला डूरंड रेखा कहलाती है। चाइना और भारत के मध्य में खींचे जाने वाली रेखा मैकमोहन कहलाती है। ठीक है, और बंगाल और भारत के भी रेखा को हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। तो सबको बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी वो हमारा टॉपिक नहीं चल रहा, हमारा टॉपिक है अभी भारत का नामकरण। तो भारत के नामकरण में जानने से पहले और आप लोग को मैं बता देना चाहूंगा, यहाँ से हमारा एक राज्य है उत्तराखंड, यहाँ से उत्तराखंड से आप लोग का जी एक है ना गंगोत्री। ठीक, गौमुख से आप लोग एक नदी निकलती है गंगा नदी, और ये गंगा नदी हमारा जाकर बंगाल के खाड़ी में आकर विसर्जित हो जाती है। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। समझना, कौन सी नदी? गंगा नदी। और ये चाइना के नीचे में आप लोग को तिब्बत का पठार मिलेगा। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को तिब्बत का पठार मिलेगा। ठीक है, तिब्बत का पठार। इसी तिब्बत के पठार से एक और नदी निकलती है जिसको हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। और ये पाकिस्तान में कराची नामक स्थान पर आकर विसर्जित हो जाती है। सबको मैं नदी नाम पढ़ाऊंगा, पहले अभी नामकरण कैसे कैसे उसको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिंधु नदी हो गया और ये हमारा गंगा नदी हो गया। क्लियर है? गंगा नदी हमारा गंगोत्री से उत्तराखंड से निकलती है, भागीरथी के नाम से निकलती है, अलकनंदा के साथ मिलकर यह हमारा हरिद्वार में प्रवेश करता है, तब गंगा कहलाता है। फिर इलाहाबाद में प्रयाग के पास जाकर गंगा यमुना सरस्वती मिलकर प्रयागराज बनाता है। ठीक है, उस सबको डिटेल बताऊंगा, याद करवा कर छोड़ूंगा, पहले यहाँ पर समझो। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे देखो अब नामकरण, तो नामकरण में सबसे पहले हम लोग जानेंगे जी हमारा ऋग्वैदिक काल। सबसे पहले समझेंगे, ऐतिहासिक को समझेंगे, ऋग्वैदिक काल में भारत का क्या नाम था। उसके बाद बौद्ध काल में, ठीक है, बौद्ध काल बोलो या बौद्ध धर्म के समय हमारे भारत का नाम क्या पड़ा। ठीक है, बौद्ध के समय हम देखेंगे विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में हमारा भारत का नाम क्या पड़ा। देखेंगे महाभारत काल के समय हमारे भारत का नाम क्या पड़ा। अभी वर्तमान में हमारा भारत का नाम क्या है। ठीक है, नामकरण को समझते, पूछा जाता है हमारे भारत के नामकरण को। पहला हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले भूगोल क्या है समझे, भूगोल के पास भूगोल के पिता को देखे, भूगोल के पिता के साथ साथ हम लोग देख लिए हमारे भारत का नामकरण। इसमें थोड़ा सा हमारे 7 अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण के पश्चिम में देखा जाए तो अरब सागर हमारा पश्चिम में, पूर्व में हमारा बंगाली खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद 7 अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी लगा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, है ना भाई, चाइना, भूटान, म्यांमार और बंगाल, 7 अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा है ना भाई। अब नामकरण देखो, ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करेंगे, ऋग्वैदिक काल में तो देखो जी, ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करेंगे तो जब
आर्य लोग को आगमन हो रहा था, आर्य लोग। तो आर्य लोग जब उधर से आ रहे थे, एशिया से आ रहे थे, एशिया के दक्षिणी तरफ से आर्य लोगों का आगमन हो रहा था। कहाँ? हमारे भारत में। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी के मध्य में जब ऐतिहासिक काल को देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल कहते हैं। हमारा वैदिक काल जो है 2 भागों में बटा है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक काल के समय आर्य लोग का आगमन हुआ था हमारे भारत देश में। तो वो लोग पूरे भारत में प्रवेश नहीं कर सके थे, ठीक है। वो लोग ना हमारे ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी तक पहुंच पाए थे, जिसको रेवा नदी के नाम से जानते थे वो लोग। क्या नाम से? रेवा नदी के नाम से जानते थे। इधर नहीं प्रवेश कर पाए वो लोग। यहाँ तक पहुंचे थे हिमालय को देख करके। अरे बाप रे, हिमालय को देखा, उसके नीचे में कौन सी नदी? हिमालय के नीचे में गंगा नदी। तो हिमालय से झांक कर देखने के बाद पता चलता है कि भाई तो गंगा नदी, हम उधर जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, हमारा है। अब जहां पर कोई कुछ रहेगा ही नहीं, तो जहां हम पहुंचेंगे हमारा ही तो है। तो वो लोग बोले आर्य लोग ये हमारा है। आर्य लोग बोला हमारा है, मतलब भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। तो ऋग्वैदिक में किसके आने से जी? आर्यों के आगमन से। आर्यों के आगमन से ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग ने भारत का क्या नाम दिया? आर्यवर्त नाम दिया। तो भारत का आर्यवर्त नाम कौन से समय में रखा गया था? ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में भारत का नाम आर्यवर्त, ठीक है। सप्त सिंधु नामक स्थान भी कहते हैं, ये सप्त सिंधु कहते हैं उसको, ठीक है। तो याद रखना, ये हो जाएगा। आर्यवर्त समझ में आया? आर्यवर्त के बाद फाइनली हम लोग देखेंगे बौद्ध काल। क्या देखेंगे जी? बौद्ध काल। बौद्ध काल के समय हमारा गंगा नदी देखो, नेपाल के नीचे, और हमारा ये मध्य प्रदेश के ऊपर बीचों बीच गंगा नदी। अब नेपाल पूरा गया क्षेत्र, बिहार गया क्षेत्र, हमारा भूटान क्षेत्र पूरा बौद्ध धर्म, बौद्ध जन है ना भाई, हमारा बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जी। तो गौतम बुद्ध जी जैसे ही हमारे भारत में प्रवेश किए तो देखा जाए तो हमारा गंगा नदी एक द्वीप के भांति दिखाई देता था। बहुत बड़ा पानी, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है टाइप। तो गौतम बुद्ध के समय हमारे भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाने लगा। क्या नाम से जी? जम्बू द्वीप। तब याद रखना है, हमारे बौद्ध काल के समय भारत का क्या नाम पड़ा जी? तो याद रखना, जम्बू द्वीप याद रखना, जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप हमारे भारत का नाम कौन से काल में पड़ा? बौद्ध काल। याद रहेगा। ऋग्वैदिक काल में क्या नाम याद रखना है? आर्यवर्त। बौद्ध काल में जम्बूद्वीप। आधुनिक भूगोल के पिता हम्बोल्ट याद रखना है, ठीक है। और भूगोल के पिता हिकेटियस। 3-4 बार बोलोगे तो पहचान हो जाएगा। पहले फेमिलियर बनना पड़ेगा, पहचानना होगा। दोस्त है आप लोग का, जितना बता रहा हूं सबसे फेमिलियर हो जाओ। मिलो कॉपी किताब से, पहचान बनाओ, एक दूसरे से मिलो, ऑटोमेटिक पढ़ने में मजा आएगा। पढ़ाई लिखाई एक पैशन है, इट इज नॉट ए पेन। यह एक दर्द नहीं। जो इंसान दर्द समझता हो, इंसान कभी सक्सेस नहीं हो सकता। 3 जॉब छोड़े हैं मैंने, 3 जॉब CGPSC के चक्कर में, समझ रहे हो। सबसे पहले यू विल हैव टू एबल, आफ्टर देन यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। पहले आप लोग को योग्य बनना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग को सफलता हासिल होगी। और योग्य बनने के लिए सबसे पहले यू विल हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर कोचिंग, आफ्टर देन अकॉर्डिंग टू योर। पहले आप लोग के कोचिंग के अनुसार, उसके बाद आप लोग के अकॉर्डिंग के अनुसार। दोनों का जब सामंजस्य जम जाएगा ना, बैलेंस बन जाएगा, एग्जाम एक बार नहीं 4 बार क्लियर होगा। समस्या में पड़ जाओ कि मैं ज्वाइन किसको करूं। पहले काबिल बनो, समझ रहे हो। काबिल बनने के लिए कंप्लीट योर सिलेबस, पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। डोंट वरी, डोंट फियर, आई एम हियर, ठीक है। एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी कभी भी पूछ सकते हो कुछ भी। प्रॉपर आकर के तैयारी शुरू करो। सबसे पहले तैयारी शुरू करना जरूरी है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे विष्णु पुराण। देखो विष्णु पुराण माना जाता है कि हमारा विष्णु जी जो है शेषनाग के फन से है ना भाई, नदी में बैठकर शेषनाग में सिंहासन लिए रहते हैं विष्णु जी, है ना। लक्ष्मी जी उनके सेविका, उनके धर्म पत्नी, है ना। तो विष्णु पुराण में कहा जाता है कि हमारा गंगा नदी हो या जैसे बड़ा नदी, है ना भाई। तो नदी के नाम से देखो, नदी हमारा गंगा नदी देखा जाए हिमालय के कौन क्षेत्र में है गंगा नदी? हमारा गंगा नदी हिमालय के कौन क्षेत्र में है? दक्षिण क्षेत्र में है। इसीलिए भारत को दक्षिण हिमालय के नाम से जाने लगा। क्या नाम से? दक्षिण हिमालय। ये हिमालय है और इसे कौन से क्षेत्र में है?
दक्षिण। अब गंगा नदी में हमारा कौन शेयर कर रहा होगा? विष्णु जी। तो जैसा पुराण वैसा नाम, है ना भाई। तो याद रखना विष्णु पुराण में जी हमारा भारत देश का नाम क्या नाम से जाने लगा था? याद रखना है आप लोग को, दक्षिणी हिमालय बोल लो या हिमालय की दक्षिणी बोल सकते हो। दक्षिणी हिमालय याद रखना, याद रहेगा ये दक्षिणी हिमालय। ठीक है जी, दक्षिणी हिमालय, आर्यवर्त, ऋग्वैदिक काल, बौद्ध काल, जम्बू द्वीप, और बात करेंगे विष्णु पुराण, दक्षिणी हिमालय, याद रहेगा। फाइनली अब बात करेंगे महाभारत। महाभारत हमारा देखा जाए तो पांडवों का वंशज, पांडु 5 भाई, पांडवों के पिता पांडु, उनके वंशज, और हमारा भरत मुनि और उनके वंशज, और हमारा कौन जी, कौन है इस पिताजी? दुष्यंत पुत्र भरत, है ना। दुष्यंत पांडवों का दादा परदादा। ठीक है, तो याद रखना दुष्यंत पुत्र, दुष्यंत के पुत्र, ठीक है जी, दुष्यंत के पुत्र कौन? भरत मुनि। ठीक है, याद रखना भरत मुनि, भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि। दुष्यंत पुत्र भरत मुनि के नाम पर हमारे भारत देश का नाम क्या पड़ा जी? भारत पड़ा, भारत पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए तो हमारे ईरानी लोगों ने, पारसियों ने, हमारे देखा जाए इधर से आने वाले जापान अर्थात ऊपर से ईरान से आने वाले लोग जैसे आएंगे तो कौन सी नदी से उन लोग को टकराव होगा? इंडस नदी, मतलब सिंधु नदी। सिंधु नदी की इंग्लिश नाम इंडस रिवर, है ना भाई। तो जैसे सिंधु नदी से टकराएगा तो भारत का नाम क्या पड़ जाएगा? इंडिया पड़ जाएगा। ठीक है, तब याद रखना है ईरानियों ने देखा जाए तो हमारा इंडस रिवर अर्थात सिंधु नदी के नाम पर इंडिया नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया जी? इंडिया। तो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, ईरानियों ने क्या नाम दिया करके पूछा जाएगा, तब याद रखना है आप लोगों को इंडिया। ठीक है जी, याद रखना है। ठीक है, इंडिया नाम पड़ गया। ठीक है, फाइनली और हमारा पारसी लोग, ठीक है, यूनान के लोग ने इंडिया कहा। ठीक है, यूनान के लोग ने, फिर हमारा पारसी और ईरानियों ने फाइनली हमारा हिंदुओं का देश है करके ये क्या कह दिया जी? हिंदुस्तान कह दिया। ठीक है, पारसी लोग याद रखना, पारसी और ईरानियों ने, ये इंडिया आप लोग का यूनान लिख लेना, यूनान लोग ने इंडिया कहा, यूनानी लोग ने, और ईरानियों ने फाइनली पारसी लोगों ने हिंदुओं का देश है करके हिंदुस्तान कहा। ये था हमारा भारत का नामकरण। फाइनली हमारा भारत का नाम पड़ गया। ठीक है जी, याद रखना है फाइनली हमारे भारत का नाम, भारत किसके काल में पड़ा है जी? महाभारत काल में। ठीक है ना, समझ में आया? इतना समझना है। एक बार दिमाग को थोड़ा समय कंट्रोल करके सोचना है, भूगोल क्या है, भूगोल के पिता कौन है, भारत का नामकरण क्या है, भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा हिमालय है, कौन सा पर्वत है, दक्षिण में कौन सा सागर है, पूर्व में कौन सा सागर है, पश्चिम में कौन सा सागर है। ऑटोमेटिक सारे बातें आप लोग को खोल खोल के दिखने लगेगा, मेरी बातें याद आएगी और साथ में ये चीजें दिखाई देने लगेगी। फिर साथ में आप लोग को प्रॉपर एक नोट्स होना चाहिए, नोट्स होगा तब तो जाकर के आगे यही सिलेक्शन दिलाएगी। नोट्स नहीं रहेगा तो भटक जाओगे। नोट्स एक प्रॉपर खुद का होना है। दुनिया के किसी भी नोट्स में भरोसा मत करना, क्योंकि सब लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। व्यापार के चक्कर में फंसना नहीं है, अपने आप को सिलेक्शन लेना है, खुद का प्रॉपर नोट्स बनाओ। हम लोग भी खुद आज तक 4 से 5 किताब को पढ़कर दिलाते हैं। नहीं तो जाओ कहाँ पर पाओगे भारत के पिता को निकाल के बताना मेरे को, जाओ 4 से 5 प्रकार किताब पढ़ना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, तब जाकर के आप लोग को मिलेगी ये सारी बातें, कहानी। ठीक है जी, ये हो गया, समझ आया इतना। अब हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करते हैं। इतना हम लोग कल पढ़ लिए थे, इतना क्लियर था। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लास मिस मत करना, आप लोग समझ रहे हो। आप देख लेना, आप लोग एडमिशन डेमो जैसे भी आप लोग को जहां जमे वहां आप लोग तैयारी करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना यहाँ। ठीक है, आपको अपना खुद का निर्धारण करना है। चलो अब बात करेंगे हम लोग भारत के स्थिति एवं विस्तार, भारत के स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार, तो भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में
हम लोग तो रट सब सकते हैं, ठीक है जी, हम लोग सब रट लेते हैं, ठीक है, सब रट लेते हैं कि हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के अक्षांशीय स्थिति पर स्थित है। हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य में स्थित है। ऐसा हम लोग रट लेते हैं, लेकिन उसको समझना है, समझेंगे तब हमें हमेशा याद रहेगा। रटने से 4 दिन बाद भूल जाओगे, सेम डाटा मिल जाएगी, एग्जाम में फंस जाओगे कि ये है कि ये है, ठीक है। तो भारत के हमें स्थिति एवं विस्तार को जानने से पहले हमें छोटा सा मैप यहाँ पर जानना है। मैं आप लोग को प्रॉपर यहाँ पर मैप निकाल सकता हूँ, लेकिन बनाना सीखोगे कैसे? आप लोग को क्या लगता है डिजिटल बोर्ड आने के बाद पढ़ाई लिखाई अच्छा हुआ कि कम हुआ है? रियल बताना, आप लोग को क्या लगता है? कम हुआ है, उल्टा पढ़ाई लिखाई का स्तर गिर गया है। पहले जब हम लोग व्हाइट बोर्ड में पढ़ाई करते थे तो एक एक चीज को हम लोग को व्हाइट बोर्ड में छाप छाप के बताया जाता था। इसीलिए आज भी हम लोग को कोई भी चीजें की जरूरत नहीं पड़ती, जब चाहो तब हम लोग सेम बना सकते हैं। देख रहे हो, जरूरत पड़ रहा है किसी चीज का, सेम बना दे रहे हैं। रीजन क्या है? हम लोग वैसे ही पढ़ाई किए। लेकिन आज मैं यहाँ पर नेट में सर्च करके आप लोग को मैं निकाल दूं, ये है भारत का मैप। देखो, पूरा बनाने सीखने के बाद यदि मैं निकालूं तब आप लोग को मजा आएगा। यदि आप लोग खुद बनाना सीख जाओगे तो, है ना भाई, खुद को बनाना पहले आना चाहिए, उसके बाद हम लोग फाइनली आप लोगों का मैप में पढ़ेंगे, मजा आएगा, ठीक है। जब जानेंगे नहीं कि हमारा म्यांमार कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, तो समस्या में नहीं पड़ जाएंगे। चलो देखो, श्रीलंका। अब देखो, अब हमें भारत की स्थिति एवं विस्तार को समझना है, भारत की स्थिति एवं विस्तार को। ये हमारा अक्षांशीय रेखा है। कौन सा रेखा जी? अक्षांशीय रेखा। क्लियर है? अक्षांशीय रेखा याद रखना। ठीक, अक्षांशीय रेखा। देखो, अक्षांशीय रेखा को हमेशा कैसा खींचा जाता है, बात याद रखना, हमेशा इसको क्षैतिज खींचा जाता है। कैसे जी? ऐसे। अक्षांशीय रेखा को हमेशा ऐसे खींचा जाता है, क्षैतिज। जब भी इसका दूरी मापेंगे, मानकर मैं अक्षांशीय खींच दिया, इसका दूरी मैं कैसे मापूंगा? उत्तर से दक्षिण। जब भी मैं दूरी मापूंगा तो उत्तर से दक्षिण मापूंगा ना, लेकिन कौन सा रेखा का माप रहा हूं? अक्षांशीय रेखा का माप रहा, है ना भाई। लेकिन हम लोग ऊर्ध्वाधर वर्टिकल खींचते हैं, ये रेखा है देशांतरीय। ऊपर से नीचे खींचते हैं, उसको बोलते हैं देशांतरीय। और देशांतरीय रेखा को मैं कैसे मापूंगा? पूरब से पश्चिम की दिशा, ऐसे मापूंगा ना। तो मान के चलो, आप लोग मेरे को बताओ, मैं कौन सा रेखा खींचा हूं? अक्षांशीय रेखा, है ना भाई। अक्षांशीय रेखा मैं खींचा हूं, अक्षांशीय रेखा। तो अक्षांशीय रेखा मैं खींचा, इसको कैसे मापूंगा मैं? देशांतरीय रेखा की जैसे मापूंगा ना। आई बात समझ में? ठीक। अब ये कौन सा रेखा है, आप लोग बताओ, ये कौन सा रेखा है? देशांतरीय रेखा है। ये है हमारा देशांतरीय रेखा। इसको मैं कैसे मापूंगा? अक्षांशीय रेखा जैसे मापूंगा ना, अर्थात ये हमारा क्षैतिज की दिशा में, अर्थात पूर्व से पश्चिम की दिशा में मापूंगा। आई बात समझ में? इस बात को समझ के रखना। देखो, हम लोग तो सब समझ सकते हैं इस चीज को। देखो, यह है हमारा, मान के चलो आप लोगों का अक्षांशीय रेखा, है ना भाई। ये कौन सी रेखा? हमारा अक्षांशीय रेखा। अब ये अक्षांशीय रेखा देखा जाए तो हमारा सबको हम लोग रट देते हैं। कैसे रट देते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो उत्तरी दिशा नहीं है क्या, है ना भाई, ये तो हमारा दक्षिण दिशा है। लेकिन उत्तर क्यों बोलते हैं?
उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए है ना भाई, बताऊंगा। उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से जी हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में हमारा भारत देश स्थित। लेकिन हम लोग अब बात करेंगे देशांतरी रेखा की। कौन सी रेखा? देशांतरी रेखा की। ये हमारा कौन सा रेखा खींचा है बताओ तो, कौन सा रेखा खींचा जी? देशांतरी रेखा। अब देशांतरी रेखा जब मैं खींचा तो देशांतरी हम लोग देखो, ये 68 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर बोलूंगा मैं। पूर्वी क्यों बोल रहा हूं? हमारा भारत देश पूर्व में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में, उसे बताऊंगा अभी छाप के। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 6 मिनट से हमारा देखा जाती है अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के 97 डिग्री 25 मिनट। कौन से देशांतर जी? पूर्वी देशांतर में हमारा भारत देश स्थित है। कौन से देशांतर? पूर्वी देशांतर। तो समझ में आया, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के अक्षांशीय विस्तार पर हमारा भारत देश स्थित है। अगर इसको किलोमीटर में मापें तो याद रखना 3214 किलोमीटर है। तो इसको उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना करके पूछा जाता है तो 3214 किलोमीटर। इसी को पूछा जाता है अक्षांशीय दूरी कितना है करके, तो 3214 किलोमीटर। ठीक है। अगर बात करेंगे पूर्वी देशांतर से हमारा, है ना भाई, ये टोटल आप लोग का अगर पूछा जाएगा तो 2933 किलोमीटर। भारत की अगर पूर्वी देशांतर की दूरी किलोमीटर में कितना करके तो 2933 किलोमीटर। लेकिन क्यों है, कैसे है, अब इसको हमें समझना है। ये तो रट दिए, रटने से काम नहीं बनता। एग्जाम निकालना है तो हमें समझ के रखना होगा। रटने से आज पढ़ोगे और ज्यादा पढ़ोगे और ज्यादा पढ़ोगे तो एग्जाम में जाकर भूल जाओगे, लेकिन समझ के रखोगे तो सब याद रहेगा। हमें बुक देखने की जरूरत पड़ रही क्या? मुझे पढ़ने की जरूरत, रीजन क्या है? वी आर ऑलरेडी अंडरस्टैंड, हम पहले से इस चीज को समझ चुके हैं। अब आप लोग की बारी है समझने की। ठीक है, चलो अब देखते हैं अक्षांशीय विस्तार, अब देशांतरी विस्तार। ठीक है जी। अब हम लोग को समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि अक्षांश रेखा क्या है, अक्षांश रेखा क्या है समझना पड़ेगा। देशांतर रेखा क्या है समझना पड़ेगा। भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य रेखा, या इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं जी, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, या इसी को इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अक्षांशीय रेखा को इंग्लिश में लेटीट्यूड कहते हैं, देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, भूमध्य रेखा को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। और फाइनली हम लोग देखेंगे इसमें हमारा आप लोगों का फाइनली जब सबको देखेंगे तो कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, आर्कटिक रेखा क्या है, और अंटार्कटिक रेखा क्या है, सबको समझना पड़ेगा। यही सब के वजह से हमारा मौसम क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, इतना चीजें हमें पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, ओवरलोड तो ना हो रहा है समझ तो आ रहा है ना, कि पता चल रहा है कि सैयारा मूवी देख रहे हो। सैयारा मूवी नहीं हूं मैं। ठीक है जी, चलो देखो अब समझना, सबका परिभाषा जानना है। सबसे पहले समझना है अक्षांशीय रेखा क्या है, देशांतरी रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की। ठीक है जी। हमारा पृथ्वी कैसा है जी? गोल है, मैं भी बना दिया गोल। ठीक है ना, ये हो गया पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी, पृथ्वी हमारा गोल है जी। ये पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के
समय को देखने के लिए, किसी खगोलीय दूरी को देखने के लिए बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचा गया। क्या खींचा गया जी? काल्पनिक रेखा। केवल वो कोई रेखा से नहीं है, हमारे पृथ्वी में कुछ रेखा नहीं है, उसको काल्पनिक रूप से वैज्ञानिकों ने समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बीचों बीच एक रेखा खींचा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना पृथ्वी को बराबर दो रेखा, मतलब दो भागों में बांट दिया गया, जिसको हम लोग बीचों बीच खींचे जाने वाले रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के मध्य में खींचे जाने वाला रेखा भूमध्य रेखा है ना भाई। तो पृथ्वी के मध्य में खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाएगा? भूमध्य रेखा कहलाएगा। ये 0 डिग्री पर खींचा गया जी। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर खींचा गया। 0 डिग्री पर खींचा गया, जिसको क्या नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा। और इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं जी? विषुवत रेखा। इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेटर या विषुवत। ठीक है, भूमध्य रेखा। तो सबसे पहले परिभाषा क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा एक ऐसा रेखा है जो पृथ्वी के बराबर बीचों बीच मध्य में खींचे जाने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको 0 डिग्री में खींची गई है। समझ आए भूमध्य रेखा क्या है? तो भूमध्य रेखा एक ऐसा रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच मध्य में 0 डिग्री अंश पर खींचा गया रेखा क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा कहलाता है। आगे बात समझ में? भूमध्य रेखा समझ में आया? ठीक, परिभाषा को लिखूं कि आगे बढ़ूं? आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है ना। वीडियो को देख भी लेना, अपलोड कर दूंगा, अभी 3-4 वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए, बोलोगे तो। हाँ, यूट्यूब पे, ठीक है ना। चलो, याद रहेगा भूमध्य रेखा। अब देखो, भूमध्य रेखा हो गया हमारा गोल जो था, अब आधा उधर बढ़ गया, आधा इधर बढ़ गया, है ना भाई। आधा आधा बढ़ गया ना, तो आधा आधा बढ़ गया, तो भूमध्य रेखा के ऊपरी हिस्सा को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और भूमध्य रेखा के निचली हिस्सा को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना भूमध्य रेखा के ऊपरी हिस्सा को क्या कहेंगे जी? उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तर दिशा, इसलिए क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। उत्तरी गोलार्ध उत्तर में है ना। और नीचे वाले को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। कौन से डिग्री में रेखा खींचेगा? भूमध्य रेखा 0 डिग्री। समझ आ गया? उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है? उत्तरी गोलार्ध क्या है? उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा के ऊपर में पाए जाने वाली स्थान क्या है जी? उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध क्या है? भूमध्य रेखा के निचले वाला हिस्सा कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। हमारा पृथ्वी एक गोला है, पृथ्वी को मध्य में खींचे जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के आधा ऊपर पाया जाने वाला उत्तरी गोलार्ध, गोला का आधा उत्तरी गोलार्ध, गोला का दक्षिणी वाला आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध। आगे बात समझ में? ये हो गया, इतना समझ में आया। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो समझना जी, ठीक है। अब ये हमारा देखो, ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा हो गया ना, लिख देता हूं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कौन से डिग्री पर? 0 डिग्री पर। अब देखो, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब हम लोग उत्तर के दिशा में भूमध्य के समांतर रेखा खींचेंगे। किसके समांतर रेखा? भूमध्य के समांतर रेखा। समझना, किसके रेखा? ये मान के चलो हमारा कौन सा रेखा? बीचों बीच भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा जी? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। तो भूमध्य रेखा के समांतर खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांशी रेखा कहलाती है, या अक्षांश रेखा कहलाती है। आई बात समझ में? अक्षांश रेखा क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखा क्या है? तो समझना जी, अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा क्या है करके पूछा जाएगा, तो अक्षांश रेखा क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखा, खींची जाने वाली रेखा है, या खींचे जाने वाला, खींची जाने वाली है ना भाई, खींचे जाने वाली, खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है जी, अक्षांश, अक्षांश
रेखा कहलाती है। क्लियर है? लॉन्गिट्यूड कहलाती है। ठीक है, अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं जी लेटीट्यूड, 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 लेटीट्यूड कहते हैं, लेटीट्यूड। ठीक है, अक्षांश रेखा कहते हैं। अब पूछा जाता है एग्जाम में कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है? कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितने होता है? कुल बताओ, आप लोग को पता है क्या? कुल अक्षांशीय रेखा की संख्या अगर पूछा जाएगा तो याद रखना जी, ये हमारा टोटल ना आप लोग का 180 होता है। कितना होता है? 180। कुल अक्षांशीय रेखा की संख्या कितना होता है? 180। उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90। अगर भूमध्य रेखा को भी हम लोग गिनती कर देंगे तो 181 हो जाएगा। 90 अक्षांशीय रेखा में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 90, कितना हो गया? 180। और भूमध्य रेखा को खींच देंगे तो 181, है ना भाई? तो 181 हो जाएगा। यदि हम लोग भूमध्य रेखा को भी गिनती कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। तो अक्षांशीय रेखा क्या समझ में आया? अक्षांशीय रेखा देखो, भूमध्य रेखा के समांतर खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखा कहलाती है। कुल अक्षांशीय रेखा की संख्या कितनी होती है? 180 होती है। 90 है ना, याद रखना आप लोग, 90 कहाँ रहता है जी? आप लोग का देखा जाए, हाँ, उत्तर में आप लोग का, उत्तर मतलब उत्तरी गोलार्ध में कितना? उत्तरी गोलार्ध में याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में 90 और हमारा दक्षिणी गोलार्ध में कितना? 90, दोनों मिलाकर 180 और भूमध्य रेखा को जोड़ देंगे तो 181। अक्षांशीय रेखा की कुल संख्या कितना करके पूछा जाएगा तो आंसर लगाना है 181। और 180 भी ऑप्शन में दिया रहा है, 181 दोनों, तब लगाना 181 को, नहीं तो ऑटोमेटिक 180 दिखेगा आप लोग, है ना भाई? तो ये तो अक्षांश रेखा समझ में आ गया। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है अक्षांशीय रेखा, हमारा उत्तरी अक्षांशीय रेखा की संख्या कितना है? 90। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अब उत्तरी अक्षांशीय रेखा, समझना ये हमारा है जी, आप लोग का क्या हो गया? एक गोला, ये पृथ्वी हो गया हमारा। पृथ्वी का कौन सा रेखा? हमारा भूमध्य रेखा, है ना भाई? कौन सा रेखा हो गया हमारा? ये भूमध्य रेखा हो गया, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के समांतर खींचे जाने वाली रेखा, ये हमारा अक्षांशीय रेखा हुआ ना, ये हमारा अक्षांशीय रेखा। ठीक है, समझ आया? अक्षांशीय रेखा तो भूमध्य रेखा के समांतर खींचे जाने वाली रेखा अक्षांशीय रेखा। अब हम लोग देखेंगे इसमें दो प्रकार के अक्षांशीय रेखा, एक देखेंगे जी दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांशीय रेखा, और एक देखेंगे उत्तरी अक्षांशीय रेखा। ठीक है, अब उत्तरी अक्षांशीय रेखा और दक्षिणी अक्षांशीय रेखा की परिभाषा क्या है? तो दक्षिणी अक्षांशीय रेखा पहले देखो, भूमध्य रेखा के दक्षिण के दिशा में भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखा दक्षिणी अक्षांश कहलाती है, जिसकी संख्या कितनी होती है जी? जिसकी संख्या होती है 90। ठीक है, 0 ये हो गया, 1 2 3 4 5 10 20 25 60 70 80 90 तक। कहां तक? 90 तक। समझ आ रहा है? इधर 90 दक्षिणी अक्षांश। फिर हमारा दक्षिणी अक्षांश रेखा की संख्या समझ में आया? दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या है? तो भूमध्य रेखा के दक्षिण के दिशा में समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? दक्षिणी अक्षांश। और किसके समांतर जी? भूमध्य रेखा के समांतर। आई बात समझ में? अब बात करेंगे हम लोग उत्तरी अक्षांश के बारे में। ठीक है, उत्तरी अक्षांश के बारे में। तो उत्तरी अक्षांश भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा में हमारा भूमध्य रेखा के समांतर उत्तर दिशा में खींची गई रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी अक्षांश कहलाती है ना भाई? उत्तरी अक्षांश की भी संख्या कितनी होती है? 90 होती है। क्लियर है? 90 होती है। समझ में आया? ये उत्तरी अक्षांशीय रेखा, दक्षिणी अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। आई बात समझ में? उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है? उत्तरी अक्षांश की संख्या, दक्षिणी अक्षांश की संख्या टोटल 180। एग्जाम में पूछा जाएगा, अलग अलग पूछ सकता है। क्लियर है? ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, अब देखो
ठीक, समझ आया उतना। अब देखो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, क्लियर है इतना, है ना भाई। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हमारा देखा जाए तो हमारा ये कौन सा रेखा जी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कितना, कौन सा डिग्री, 0 डिग्री, क्लियर है ये। अब 0 डिग्री की बात करेंगे, ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध है हमारा, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में यही हमारा भारत देश है, क्या है जी, यही हमारा भारत देश, यही हमारा भारत देश है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, हमारा भारत देश स्थित है। आई बात समझ में, उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत देश स्थित है। तो कौन से अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। दक्षिण का कोई रोल है क्या, इसीलिए जब भी हम लोग अक्षांश रेखा देखते हैं तो उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में हमारे भारत देश स्थित है कहते हैं। देखो जैसे कि ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा हो गया जी, 8। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 10 20 30 6 36 और 1 37, 37 डिग्री, कितना डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारा भारत देश क्या है, स्थित है। आई बात समझ में। इसी को निकाल करके मैं आप लोग को बताया हूं, ये आप लोगों का यही 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट में हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार। समझ में आया अक्षांशीय विस्तार, किसी को डाउट है अक्षांशीय विस्तार, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। जब भी डाउट रहे वीडियो देखना या पीडीएफ देखना या नोट्स देखना, लिखोगी इसको दूंगा तो, ठीक है ना। ये हो गया। अब बात करेंगे हम लोग इसका अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को समझने के साथ साथ हमें समझना होगा आप लोगों का इसमें जी, हमें कर्क रेखा क्या है, क्योंकि हमारे भारत देश से 8 कर्क मतलब 8 राज्य जो है कर्क रेखा से होकर गुजरती है ना भाई। कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना, तो वही कर्क रेखा का हमें इसीलिए कर्क रेखा समझना पड़ेगा, भूमध्य रेखा समझना पड़ेगा, आर्कटिक रेखा समझना पड़ेगा, अंटार्कटिक रेखा समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए उसको भी समझ लेते हैं। अभी देशांतरी पढ़े नहीं, अभी शुरू होगा वो भी, ठीक है। 1 मिनट, छोड़ना नहीं है ना, अभी छोड़ना तो नहीं है ना, अच्छा हाँ 5 मिनट के बाद मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखो कर्क रेखा कहाँ गया, गोला कहाँ गया, देखो अब हम बात करेंगे, आप लोग बताते जाना मेरे को, ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये कौन सा रेखा, भूमध्य रेखा, ये हो गया भूमध्य रेखा, कितना डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। अब जी याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पर ये 0 हो गया, 10 20 और 23, कितने डिग्री पर, 23, और वो भी 23.5 डिग्री, कितना जी, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर हमारा कर्क रेखा स्थित है, कर्क रेखा स्थित है, कर्क रेखा, कर्क रेखा, समझ आया कर्क रेखा। ये हमारा कर्क रेखा आप लोग को देखा जाए तो कितने डिग्री पर, 23.5, और हमारा पृथ्वी भी यही 23.5 डिग्री में झुकी हुई है। हमारा भारत देश में देखा जाए, सॉरी हमारा पृथ्वी देखा जाए तो 23.5 डिग्री में झुकी हुई है। तो कर्क रेखा का परिभाषा कैसे बोलेंगे, भूमध्य रेखा के उत्तरी अक्षांश में खींची गई समांतर रेखा, इसमें खींची गई 23.5 डिग्री में खींची गई समांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है ना भाई। 23.5 डिग्री में खींची गई रेखा कर्क रेखा कहलाती है, ठीक है। और इसी के बाद 23 20 के बाद 30 40 50 60 और 66, 66.5 जी, ठीक है। याद रखना 66.5 डिग्री में आप लोग को याद रखना है आर्कटिक रेखा। कौन सा रेखा, आर्कटिक रेखा, याद रखना आर्कटिक रेखा,
ये हमारा आर्कटिक रेखा। ठीक है, आर्कटिक रेखा भी एक प्रकार का हमारा अक्षांशीय रेखा है जो 66.5 डिग्री में खींची गई है। परिभाषा नहीं बना लोगे, है ना। भूमध्य रेखा के समांतर 66.5 डिग्री में खींची गई रेखा क्या कहलाती है? आर्कटिक रेखा कहलाती है, जो कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में खींची गई। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ। तो हम लोग दक्षिण की तरफ बात करेंगे जी, तो याद रखना ये हमारा ये भी 23.5 डिग्री, कितना? ये भी 23.5। तो भूमध्य रेखा के समांतर दक्षिण के दिशा में 23.5 डिग्री में खींची गई समांतर रेखा, किसका समांतर रेखा? भूमध्य रेखा समांतर रेखा 23.5 डिग्री में दक्षिण की ओर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है, मकर रेखा। क्लियर है? मकर रेखा। फिर बात करेंगे हम लोग फिर से 66.5 डिग्री, फिर से 66.5 डिग्री। तो याद रखना जी 66.5 डिग्री में हमारा 66.5 डिग्री में आप लोगों का फाइनली ये हमारा अंटार्कटिक रेखा आ जाएगा। क्या? कौन सा रेखा? अंटार्कटिक रेखा आ जाएगा, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, ये भी हमारा एक प्रकार का अक्षांशीय रेखा है, इसका भी ऑटोमेटिक परिभाषा बन जाएगा। हमारा भारत देश कहाँ स्थित है? कर्क रेखा, है ना भाई। ये कर्क रेखा हमारा बीचों बीच भारत के कर्क रेखा में देखा जाए तो हमारा, है ना भाई, ये है ना, जो कि हमारा 8 राज्यों से होकर गुजरेगा। बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन 7 राज्य, है ना भाई। ये हमारा फाइनली आप लोग का ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश से 8 के बाद 10 20 30 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में हमारा भारत देश स्थित है। ये हमारे भारत की स्थिति एवं विस्तार, केवल अक्षांशीय विस्तार। अब हमारे भारत देशांतरी विस्तार देखेंगे, देशांतरी रेखा क्या है समझेंगे, है ना भाई। तब जाकर हमें पूरा देशांतरी रेखा समझ में आएगा, जिसको हम लोग 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में हमारा भारत देश स्थित है। इसको हम लोग पूर्वी देशांतर को पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, इतना का प्रॉपर नोट्स बनाना है, याद करके आना है। कल मैं एक एक पॉइंट पूछूंगा आप लोग को, एक एक पॉइंट। आ रही बात समझ में? और आना है कल क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना ही।